नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान शुक्रवार को शपथ ले लेंगे या शुक्रवार तक शपथ ले लेंगे और उनकी सरकार बन जाएगी। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान से टेलीफोनिक टॉक की और बातचीत में उन्हें बधाई दी और मिलजुल कर बांग्लादेश और भारत के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए काम करने की भी बात कही। आपको सुनकर लग रहा होगा कि डिप्लोमेट्स और डिप्लोमेसी का एक तरीका होता है कि अगर इस तरीके की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है, वो भी दो पड़ोसी देशों के बीच, तो ये एक बेहतर संबंध शुरुआत करने का संकेत माना जा सकता है। वो भी तब जब बांग्लादेश और भारत के रिश्ते बेहद तल्ख और तनावपूर्ण हैं। सवाल ये है कि संबंध अच्छे होने चाहिए और संबंध को अच्छे बनाने की पहल भी होगी, क्योंकि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार अगर सत्ता संभालेगी तो वो अपने देश के लिए और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक तरीके से पूरी दुनिया के साथ संबंधों को और पड़ोसी के साथ तो विशेष करके बेहतर करने की कोशिश करेगी। हमें ये आशा करनी चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कितना ज़्यादा सार्थक पहल कर सकें ताकि हमारे प्रयासों से बने बांग्लादेश और भारत के संबंध एक बार फिर वैसे ही हो जाएं जैसे 1971 के बाद रहे। उसमें तल्खियां आईं, कई मोड़ आए, पगडंडियां आईं, लेकिन दोनों देश पड़ोसी की तरह रहे। लेकिन 2023 के बाद से जो स्थिति आज तक बनी है और तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने तक, वहां आशंकाओं के बादल घुमड़ रहे हैं। हालांकि तारिक रहमान 17 साल के निर्वासन के बाद, जो कि वो ब्रिटेन में रह रहे थे, लौटे और एक बहुत से छोटे से प्रयास में वो 2/3 बहुमत से जीत कर आए हैं। तो उनकी जीत सिर्फ तारिक रहमान का करिश्मा नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के निवासियों का लोकतांत्रिक तौर तरीका, उनकी सोच और उनके बांग्लादेश को लोकतांत्रिक ढंग से आगे ले जाने की पहल इसमें दिखती है, इस परिणाम में देखी जा सकती है। और इसलिए तारिक रहमान अगर किसी बहकावे, भुलावे या गलतफहमी में आ जाएंगे तो शायद उनके लिए चुनौतियां ज़्यादा हो जाएंगी। वैसे चुनौतियों के साथ ही वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने से पहले, सरकार संभालने से पहले डिप्लोमेटिक तरीके से भारत के साथ अच्छे संबंधों की बात करने के बावजूद तारिक रहमान की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की तरफ से जो एक मांग कर दी गई है, लगता तो यही है कि तल्खियों के साथ वो अपने पारी की शुरुआत कर रहे हैं जहां तक भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने की है। जी हां, तारिक रहमान की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक वरिष्ठ नेता की तरफ से यह बयान आया है कि शेख हसीना वाजेद, जो आवामी लीग की नेता रही हैं और हैं भी, और बांग्लादेश में 3 टर्म से वो प्रधानमंत्री थी और फिलहाल भारत के राजधानी दिल्ली में निर्वासित जीवन बिता रही हैं और उनको भारत बांग्लादेश के हाथों में सौंप दे, ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की मांग अभी से शुरू हो चुकी है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भावी प्रधानमंत्री बांग्लादेश के तारिक रहमान के साथ बातचीत और दूसरी तरफ उन्हीं तारिक रहमान की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की तरफ से शेख हसीना वाजिद के प्रत्यर्पण की मांग, और वो भी डिप्लोमेटिक और कानूनी तरीके से। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की एक मांग पर भारत शेख हसीना को सौंप देगा? ये पहला सवाल। और दूसरा कि अगर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की तरफ से अभी सरकार भी नहीं बन पाई और ये मांग कर दी गई, तो क्या आपको लगता है कि ये उनकी चाहत है, उस पार्टी की पहली कोशिश है, या उनके मुख्य काम करने के बिंदु में शेख हसीना वाजेद का प्रत्यर्पण ही है? जी नहीं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है। आपको याद होगा कि 299 में 212 सीटों पर
बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जीती है, अर्थात 2/3 बहुमत से भी ज्यादा 74 सीटों पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से बिल्कुल अलग रुख रखने वाली और भारत के विरोध पर अपने आप को सत्ता के नजदीक पहुंचाने की हसरत रखने वाली जमाते इस्लामी, जिसमें 12 से अधिक पार्टियों या संगठनों का सहयोग है, वो पार्टी जीत कर आई है। वो सत्ता तक भले ही नहीं पहुंची, लेकिन 74 लोगों का जो जमात है उसकी पहली मांग है कि भारत के सामने बांग्लादेश झुके नहीं, जो कि झुकता नहीं और भारत ने कभी झुकाया भी नहीं। लेकिन उनकी ये मांग है कि भारत के साथ संबंध अगर हों भी तो बराबरी के आधार पर हो, कोई बड़ा भाई छोटा भाई की भूमिका नहीं होनी चाहिए। और ऐसा अगर वो मांगते हैं तो गलत भी नहीं है। हम एक पड़ोसी हैं, हाँ, हम ऐतिहासिक रूप से ऐसे संबंध में रहे हैं कि हम बड़ा भाई छोटा भाई या भाई भाई मान सकते हैं। लेकिन अगर उनको इस पे आपत्ति है तो ऐसा नहीं हो। लेकिन उनकी दूसरी मांग यह है कि भारत को उतनी ही तरजीह दी जाए जितनी जरूरत है। सवाल यह है कि अगर दोनों की पारस्परिक निर्भरता है तो भारत को तरजीह दिया जाना या नहीं दिया जाना या उसकी मात्रा जमात तय करे, क्या यह उचित है? आप कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं, और यह होना भी चाहिए, यही उत्तर भी होना चाहिए। वस्तुतः जमात ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसके पीछे पाकिस्तान और तुर्की का हाथ है, इस्लामिक चरमपंथी संगठनों का हाथ है, जो भारत विरोध का एक बड़ा केंद्र ढाका और पूरे बांग्लादेश को बनाना चाहते हैं। और यही कारण है कि यूनुस, जो एक कठपुतली सरकार के मुखिया थे और अभी भी चुनाव में सब कुछ रिजल्ट आ जाने के बाद वो जुलाई चार्टर की बात कर रहे हैं, जो रेफरेंडम हुआ है बांग्लादेश में। आपको पता भी होना चाहिए, इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और इस पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के इंटरनेशनल स्टडीज के जो मास्टर हैं, प्रोफेसर हैं, हम उनके साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि जुलाई चार्टर की क्या विशेषताएं हैं और जुलाई चार्टर की कुछ बातें क्या बांग्लादेश में सुधार के नाम पर सामने लाई जा पाएंगी। और अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश में क्या अराजकता की स्थिति नहीं आ जाएगी? क्या बांग्लादेश इतने बड़े सुधार को एक साथ स्वीकार करेगा? और क्या इन सारे चार्टर्स को, जिसे जुलाई चार्टर के नाम से जाना जाता है और जो रेफरेंडम के जरिए इसमें सहमति बनी है कि सुधार होने चाहिए, और इतने ज्यादा सुधारों को एक साथ बांग्लादेश अगर समय अंतराल में भी करेगा तो क्या कर पाएगा? ये एक सवाल है और इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि शेख हसीना वाजेद के प्रत्यर्पण की मांग सरकार बनाने के पहले बीएनपी ने क्यों कर दी। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जमात से जुड़े वो लोग जो सांसद बन करके वहां के संसद में पहुंचेंगे, वो शेख हसीना के मुद्दे को इतना न उछालें कि 2/3 बहुमत से जीत करके आए तारिक रहमान जो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जिनके सामने कई चुनौतियां होंगी, वो शेख हसीना के मुद्दे पर ही अटक जाएं। क्योंकि जमात की पहली मांग यही है कि शेख हसीना, वजीद और उनसे जुड़े जितने भी पहलू हैं, जितनी भी यादें हैं, उसे मिटाया जाए, क्योंकि वो उनको क्रिमिनल की तरह देखते हैं और ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि वो भारत की पपेट है। और इसलिए इस बड़े दबाव को अगर प्रस्तुत किया जाए, उसके पहले बीएनपी ने एक राजनीति चली है जिसमें शेख हसीना वाजेद के प्रत्यर्पण की मांग कर दी है। आज ही जब इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि सरकार बनाने के पहले शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर दी तो संबंध खराब हो जाएंगे। जी नहीं, संबंध इतनी जल्दी खराब होना और संबंध इतनी जल्दी बनना डिप्लोमेसी में नहीं होता। लेकिन जिस पार्टी के बड़े नेता ने इस तरह की मांग की है तो उसके पीछे का कारण समझिए, और कारण यह है कि बांग्लादेश में 2/3 बहुमत से जीतकर भले ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सत्ता में आ गई है, उसकी सरकार तारिक रहमान के नेतृत्व में बनेगी, लेकिन 74 आदमियों के साथ, 74 सांसदों के साथ 74 की जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को एकमात्र मुद्दे पर घेरेगी, तो वो है रोजगार, यूथ के एस्पिरेशंस और भारत के साथ संबंध, और विशेष करके भारत के धुर समर्थक मानी जाने वाली शेख हसीना वाजेद के भविष्य को लेकर के
वो सवाल उठाएंगे और उसको लेकर के वो यूथ में जा सकते हैं और आने वाले समय में वही यूथ 2/3 बहुमत से जीते तारिक रहमान के लिए बड़ी सिरदर्दी बन सकते हैं। इसलिए चूंकि ये डिप्लोमेटिक तरीके से सारे मामले का हल होगा, शेख हसीना वाजेद के प्रत्यर्पण पर मांग जो की गई है उस पर विचार किया जाएगा और इतना निश्चित जान लीजिए कि उनके मांग पर प्रत्यर्पण नहीं हो सकता। उसके कई कानूनी और डिप्लोमेटिक पहलू हैं और उसके हल होने होने तक, बातचीत तक बहुत कुछ प्रक्रिया गुजरेगी और ये मामला जितना हॉट बनाने की कोशिश जमात के लोग कर सकते हैं, उसके अनुमान के आधार पर यह मांग बीएनपी ने अपने तरफ से कर दी ताकि यह मामला डाइल्यूट हो जाए। डाइल्यूट तो खैर नहीं होने वाला, लेकिन उस मामले का थोड़ा सा सामान्यीकरण हो जाएगा और जमात एकाएक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के खिलाफ सरगर्म नहीं हो पाएगा और इसीलिए शेख हसीना वाजेद की मांग कर दी गई है और इसके मायने ये निकाला जा रहा है कि तारिक रहमान को बधाई तो दे दी गई, लेकिन तारिक रहमान भविष्य में भारत के साथ संबंधों को शायद ही बेहतर बना पाएं, क्योंकि बाहरी शक्तियों का दबाव, मतलब पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना और इनसे जुड़े कई ऐसे संगठन जो जमात के पार्ट हैं, वो भारत के साथ संबंधों को नॉर्मल होने ही नहीं देंगे और इसलिए तारिक रहमान के सामने कई चुनौतियां पेश की जाएंगी। तारिक रहमान के नेतृत्व में आगे बढ़ने वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी उन चुनौतियों को देख रही है, समझ रही है। इसलिए जो सबसे बड़ी समस्या के रूप में सामने आ सकती है बात, वो है शेख हसीना वाजेद का भविष्य, आवामी लीग का भविष्य। हालांकि आवामी लीग के समर्थन के बगैर 2/3 बहुमत से तारिक रहमान जीत ही नहीं सकते थे और यकीन मानिए अल्पसंख्यकों में हिंदुओं का जो 1 करोड़ हिंदू वोटर्स हैं, उन्होंने जो तय किया और जिस हिसाब से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का उन्होंने साथ दिया, मतलब और मायने साफ हैं कि वो आवामी लीग, शेख हसीना वाजेद जो इस समय निर्वासित जीवन जी रही हैं, उन्हीं के समर्थक थे। जब उनकी पार्टी बैन कर दी गई तो लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का वादा करने वाले तारिक रहमान के बीएनपी का उन लोगों ने समर्थन किया और 2 सांसद हिंदू और ढाका में पहला हिंदू सांसद बन करके संसद में जाने वाला है। ये एक बहुत बड़ी बात है और वहाँ के हिंदुओं के सम्मान की बात है और उनके संघर्ष की बात है, क्योंकि पिछले 2-2.5 सालों में बांग्लादेश में वो दुर्दशा उन्होंने झेली है और अपनी ताकत और दम पर जिस तरीके से हिंदू गौरव को उन्होंने बढ़ाया है, उन्हें तो सैल्यूट करना ही चाहिए। लेकिन इन सब चुनौतियों के आगे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी शेख हसीना वाजेद को लेकर के कोई ऐसा माहौल देश में इन कट्टरपंथियों को जो जमात के रूप में सांसद बन करके आए हैं, उनको उनके हाथ में नहीं देना चाहती, ताकि 2/3 बहुमत के साथ आगे बढ़ने वाली सरकार के सामने सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने की स्थिति बन जाए और इसीलिए शेख हसीना वाजेद की प्रत्यर्पण हो जाए। इसका एक पहला जो मांग बनाने की कोशिश की गई है, मांग उठाने की कोशिश की गई है, पहली प्रतिक्रिया देने की कोशिश की है, भारत के रुख को आंकने की कोशिश की गई है, ये सब एक डिप्लोमेटिक पत्रबाजी है। यकीन मानिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और भावी प्रधानमंत्री तारिक रहमान के पास अब भारत के साथ संबंधों को नॉर्मल करने के अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं है। क्योंकि इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप भले ही 10 मई 2025 के बाद पाकिस्तान को अपने गोद में खिला रहे थे, भारत से वो दूरी बनाते हुए दिखा रहे थे, लेकिन ट्रेड डील के बाद और चाइना के बढ़ते कदम के बाद वो इतने मजबूर हैं कि भारत को बहुत ज़्यादा वो नाराज करने की स्थिति में नहीं है। और इसलिए याद करिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बांग्लादेश के मुद्दे पर एक सवाल वहाँ किसी रिपोर्टर या जर्नलिस्ट ने पूछा तो उन्होंने कहा बांग्लादेश के मैटर को भारत टैकल करेगा। और यकीन मानिए उनके पास ईरान और चीन से निपटने और दुनिया में कुछ ऐसी स्थितियां बन गई हैं उसे टैकल करने का इतना ज़्यादा बोझ है कि वो बांग्लादेश में और ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहेंगे। इसलिए भारत के हित सध जाएं, ये उनकी भी कोशिश होगी। रही बात चीन की, तो चीन को कैसे टैकल किया जाएगा, ये भारत और बांग्लादेश
मिलकर तय करेंगे। शायद भारत यही एक बड़ी कूटनीतिक चाल चलना चाहेगा, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान से बातचीत करके कर दी है। इसलिए तारिक रहमान की पार्टी ने अगर शेख हसीना वाजेद के प्रत्यर्पण की मांग की है, तो इसलिए इसको आप बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का कोई आक्रामक रवैया या रुख न समझिए। ये एक डिप्लोमेटिक तरीका है, जिसमें अपने विरोधियों को शांत रखने का एक बड़ा दांव खेला गया है। ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि मांग तो कर दी गई, लेकिन भारत अगर प्रत्यर्पण नहीं करेगा तो बांग्लादेश में फिर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए ढेर सारे आशंकाओं और चुनौतियों के बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।